अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 17 जिसके अंदर हम शोल्डर जॉइंट पैथोलॉजीज को डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लिनोह्यूमरल आर्थोप्लास्टी क्या होती है, ग्लिनोह्यूमरल आर्थोप्लास्टी की क्या टाइप्स होती हैं और किन टाइप्स की क्या इंडिकेशंस होती हैं जिनके बेसिस के ऊपर ऑर्थोपेडिक सर्जन इन टाइप्स को अप्लाई करते हैं और क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं जिनके बेसिस के ऊपर ग्लिनोह्यूमरल आर्थोप्लास्टी को अप्लाई किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लिनोह्यूमरल आर्थोप्लास्टी क्या होती है। ठीक है, ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरल हेड मिलके हमारा क्या बना रही होती है, शोल्डर जॉइंट बना रही होती हैं, जिसमें जो ग्लिनोइड कैविटी होती है वो कनकेव होती है और ह्यूमरल हेड कन्वेक्स शेप का होता है। ठीक है, ग्लिनोह्यूमरल आर्थो मीन जॉइंट एंड प्लास्टी मीन सर्जरी। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट सर्जरी की जाती है। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट सर्जरी में क्या किया जाता है कि जो ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरल हेड है, इनकी जो आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं अगर वो डिसरप्ट हो चुकी हैं या कोई भी शोल्डर जॉइंट पैथोलॉजी की वजह से डीजनरेशन स्टार्ट हो गई है तो आर्टिकुलर सर्फेसिस क्या हो गई हैं, कम्प्लीटली रप्चर हो गई हैं। तो पेशेंट इंडिपेंडेंटली कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा, उसकी एडीएल्स अफेक्ट हो रही हैं, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। तो उसमें क्या किया जाता है कि ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरल हेड को ही रिप्लेस कर दिया जाता है और उनको रिप्लेस किया जाता है फ्रॉम द इम्प्लांट्स। ठीक है, ये जो इम्प्लांट्स से रिप्लेस किया जाता है बोन को, ये भी सेम एनाटॉमिकल डिजाइन के होते हैं। ठीक है, मतलब कि बोन को, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमरस है ना, तो ह्यूमरल हेड को कट करके, ठीक है, इस जगह पे इम्प्लांट को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर ग्लिनोइड कैविटी में रप्चर है या फिर ग्लिनोइड कैविटी में डीजनरेशन स्टार्ट हो गई है तो ग्लिनोइड कैविटी को भी बोन को कट करके इम्प्लांट्स को रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, ये जो इम्प्लांट्स होते हैं ये पॉलीइथाइलीन मटेरियल के बने होते हैं। ठीक है, अब 3 टाइप्स होती हैं ग्लिनोह्यूमरल आर्थोप्लास्टी की: टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी, रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी एंड हेमी रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी। ठीक है, टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर टोटल शोल्डर जॉइंट की आर्थोप्लास्टी की जाती है। टोटल शोल्डर जॉइंट आर्थोप्लास्टी से मुराद क्या है कि ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरल हेड दोनों बोन्स को कट करके इनकी जगह इम्प्लांट्स को फिक्स किया जाता है ताकि वो अलो कर सके नॉर्मल बोनी मूवमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ग्लिनोइड कैविटी प्लस ह्यूमरल हेड की सर्जरी की जाती है और उनकी जगह रिप्लेस किया जाता है इम्प्लांट। रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी में क्या होगा, रिवर्स का क्या मतलब होता है, ऑपोजिट। ठीक है, रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी में क्या होगा कि ग्लिनोइड कैविटी क्या थी, कनकेव शेप थी। ठीक है, तो इसकी जगह जो इम्प्लांट्स फिक्स किए जाएंगे और बोन्स को रिप्लेस किया जाएगा इम्प्लांट्स से, वो क्या होंगे, वो ऑपोजिट शेप के होंगे। ग्लिनोइड कैविटी नेचुरली कैसे है, कनकेव शेप है, लेकिन इम्प्लांट्स जो फिक्स किया जाएगा वो कन्वेक्स शेप का होगा। ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है, और जो ह्यूमरल हेड होगा वो क्या होगा, वो कनकेव शेप का होगा। ठीक है, ये ग्लिनोइड कैविटी है और ये ह्यूमरल हेड है। ह्यूमरल हेड कनकेव शेप का होगा। ठीक है, तो ये होती है रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी। आगे चल के मैं बताऊंगी कि क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं कि जिनकी बेसिस के ऊपर इन टाइप्स को अप्लाई किया जाता है। देन आ जाती है थर्ड टाइप, होती है हेमी रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी।
ठीक है। हेमी का क्या मतलब होता है? हाफ। ठीक है, इसमें हाफ जॉइंट की सर्जरी की जाती है। इसको कहा जाता है हेमी रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी। ठीक है, इसमें हाफ बोन को रिप्लेस किया जाता है और वो कौन सी बोन होती है? वो होता है ह्यूमरल हेड। ठीक है, ह्यूमरल हेड को सर्जरी करके रिप्लेस किया जाता है और उसकी जगह इम्प्लांट को फिक्स किया जाता है। तो हेमी रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी में क्या होता है? ह्यूमरल हेड को रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो ये होती हैं 3 टाइप्स ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल आर्थोप्लास्टी: टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी, रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी एंड हेमी रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी। अब क्या क्या इंडिकेशंस होंगी जिसके बेसिस के ऊपर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ग्लिनोह्यूमरल आर्थोप्लास्टी को परफॉर्म करते हैं? ठीक है, अगर परसिस्टेंट पेन होगी पेशेंट को इवन एट द रेस्ट, ठीक है, उसे रेस्ट में भी पेन होगी शोल्डर जॉइंट में, और सीवियर पेन होगी और परसिस्टेंट होगी, मोशन लिमिटेशंस आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ क्या होगा? ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। शोल्डर जॉइंट इंस्टेबिलिटी होगी। शोल्डर मसल्स स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये इंडिकेशंस होंगी जिनके बेसिस के ऊपर ग्लिनोह्यूमरल आर्थोप्लास्टी को परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि कोई भी अगर शोल्डर जॉइंट की पैथोलॉजी होगी तो उसकी स्टेज को देखा जाता है। अगर लास्ट स्टेज होगी पैथोलॉजी की तो तब इस सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि इस सर्जरी के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी जो नॉर्मल एनाटॉमिकल बोन्स है उनको रिप्लेस किया गया है फ्रॉम द इम्प्लांट्स, और वो जो इम्प्लांट्स होते हैं ना उनकी प्री मेच्योर वियर एंड टीयर के चांसेस होते हैं, लूजनिंग के चांसेस होते हैं, और बिफोर सर्जरी से पहले जो पेशेंट एक्टिविटीज़ डेली लाइफ की परफॉर्म कर रहा था वो वैसे परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव ग्लिनोह्यूमरल आर्थोप्लास्टी के बाद जो रीहैब प्लान होता है उसमें पेशेंट को यही इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसने प्रिकॉशंस के साथ अब मूवमेंट्स को परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे सर्जरी से पहले वो अपनी मूवमेंट्स को परफॉर्म करता था, अब उसको प्रिकॉशंस के साथ परफॉर्म करनी पड़ेगी वो मूवमेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये जो इम्प्लांट्स होते हैं ये लूजन हो सकते हैं, इनके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन जब एंड स्टेज होती है ना पैथोलॉजी के, तो तब इसको रिकमेंड किया जाता है ग्लिनोह्यूमरल आर्थोप्लास्टी को। ठीक है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, और इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन टाइप्स की क्या क्या इंडिकेशंस होगी कि कब कब इनको अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले जो टाइप आ जाती है वो आ जाती है टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी। ठीक है, टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी को तब परफॉर्म किया जाएगा जब लास्ट स्टेज होगी और ओस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो तब रिकमेंड किया जाता है टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी को। ठीक है, ओस्टियोआर्थराइटिस की जो लास्ट स्टेज होती है उसमें कंप्लीटली डिसरप्ट हो चुकी होती हैं आर्टिकुलर सरफेसेस। ठीक है, सेमी कंस्टेंट टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी तब परफॉर्म की जाती है जब रियोमाटाइड आर्थराइटिस होगा। ठीक है, क्योंकि रियोमाटाइड आर्थराइटिस में क्या हो रहा है? क्रोनिक साइनोवाइटिस हो रही होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। ठीक है,
मतलब कि जो पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी भी इरोजन स्टार्ट हो जाती है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। ठीक है, तो इनके अंदर जो टाइप को यूज किया जाता है ग्लिनोह्यूमरल आर्थोप्लास्टी की, वो होती है सेमी कंस्टेंड टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी। ठीक है, ये जब मैं इम्प्लांट के डिजाइन आपको बताऊंगी तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि सेमी कंस्टेंड का क्या मतलब है। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेमी कंस्टेंड टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी को परफॉर्म करेंगे। और अगर सॉफ्ट टिश्यूज रिपेयर होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं तब यूज किया जाता है सेमी कंस्टेंट टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी को। तो टू इंडिकेशंस होती हैं, एक होती है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस और दूसरी इंडिकेशन होती है कि जब सॉफ्ट टिश्यूज रिपेयर हो पाए, उनके चांसेस इंक्रीज हो, तो तब यूज किया जाता है सेमी कंस्टेंट टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी को। ठीक है, अगर सॉफ्ट टिश्यूज रिपेयर नहीं हो सकते, ठीक है, तो तब क्या यूज किया जाता है, रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी को यूज किया जाता है। ठीक है, देन आ जाती है नेक्स्ट टाइप हेमी आर्थोप्लास्टी। ठीक है, हेमी आर्थोप्लास्टी को तब अप्लाई किया जाता है जब ग्लिनोइड कैविटी इंटैक्ट हो और ह्यूमरल हेड की ओस्टियोनेक्रोसिस हो। ठीक है, जब ह्यूमरल हेड की ओस्टियोनेक्रोसिस होगी तो तब हेमी आर्थोप्लास्टी को यूज किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या मैंने बताया था, ह्यूमरल हेड को रिप्लेस किया जाता है सर्जरी करके। देन आ जाती है नेक्स्ट टाइप रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी। रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी को तब अप्लाई किया जाता है जब रोटेटर कफ मसल्स कोई आर्थ्रोपैथी हो या सवियर वीक हो रोटेटर कफ मसल्स। ठीक है, तो तब कौन सी टाइप को यूज किया जाता है, रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी को। तो आज हमने डिस्कस कर लिया ग्लिनोह्यूमरल आर्थोप्लास्टी को, इसकी टाइप्स को और क्या इंडिकेशंस होती हैं, और इन टाइप्स की क्या इंडिकेशंस होती हैं कि कब कब इन टाइप्स को अप्लाई करते हैं आर्थोपेडिक सर्जन्स। अगर इनके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।